एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर कल सुबह 10 बजे तक के लिए उड़ानों का परिचालन रोक दिया गया है। दिल्ली में कोहरे की चादर, 3 साल का टूटा रिकॉर्ड, सड़कों पर घना धुंध, एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद। बढ़ते ठंड के साथ ही दिल्ली पर कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां चलानी मुश्किल हो रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां मानो जैसे रेंग रही हैं और मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। सीधी सड़क राजपथ की तरफ जाती है और हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आम दिनों में देखा जाए तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन आज जीरो विजिबिलिटी है। हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने दूसरी तरफ में दिखाने की कोशिश करूं तो ये इंडिया गेट है। हम इंडिया गेट के बहुत करीब खड़े हैं, लेकिन इंडिया गेट को हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जीरो विजिबिलिटी है। ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, आप देख ही रहे कि मफलर वगैरह सब कुछ पहन रखा है और पूरा कोहरा अपने चरम पर है। ज्यादा ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब की बार मैं इंतजार कर रहा था कब ज्यादा ठंड हो, पर इस बार कुछ अब की बार लगा है कि वाकई में दिल्ली में ठंड पड़ रही है। कलकत्ता से ज्यादा ठंडा इधर है। क्या कोई जो टोपी मफलर जो है कलकत्ता में नहीं पहनना नहीं पड़ता है अभी। मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है लास्ट टाइम से, और इस एरिया में काफी ज्यादा ठंड होती है। आलम यह है कि कोहरे का असर जमीन से लेकर आसमान तक दिख रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरा इस कदर छाया है, यहाँ विजिबिलिटी शून्य हो गई है। एहतियातन एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी उड़ानों को सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए रद्द कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में तापमान पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोहरे की मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में और गिरावट आएगी। यानी ठंड और कोहरे की मार से दिल्ली वालों को अगले कुछ दिनों तक निजात नहीं मिलने वाली है। शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब बात करते हैं जस्टिस गांगुली की। लॉ एंड टर्न के साथ यौन शोषण के आरोपी जस्टिस ए के गांगुली इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये बात पूर्व अटॉर्नी जनरल सोलो सोराबजी ने कही है कि जस्टिस गांगुली कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि जस्टिस गांगुली पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। उनसे कहा जा रहा था कि जल्दी से जल्दी वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि लॉ एंड टर्न के साथ यौन शोषण के आरोपी हैं फिलहाल जस्टिस ए के गांगुली, और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उन पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा था कि वो इस्तीफा दे दें, और अब खबर ये आई है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। स्वामी रामदेव के मंच से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक और एजेंडा सेट कर दिया। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वह टैक्स खत्म करेगी। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी जवाब देंगे, लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बाबा रामदेव ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल को विनाशकारी बताया। एक दिन पहले योग गुरु रामदेव ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को समर्थन के लिए जो शर्तें बीजेपी के सामने रखी थी, उस पर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हामी भरी, बल्कि जान लड़ाने की भी बात कही। ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव और बीजेपी के बीच मैच फिक्स हो गया है। नहीं तो भला काला धन और टैक्स के मसले को जनता के सामने रखने के लिए बीजेपी को रामदेव की जरूरत ही क्या थी। ये मुद्दे तो पहले से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल हैं। हर समस्या का समाधान हो सकता है, रास्ते खोजे जा सकते हैं और परिणाम लाया जा सकता है, और भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, सामर्थ्यवान देश। शायद केजरीवाल की सियासत के हावी होने का ही असर है कि बीजेपी आम लोगों से जुड़े सबसे ज्यादा मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स को चुनावी एजेंडे में बदलने की कोशिश कर रही है, जो कि आम लोगों की कमजोर नस है। सवाल उठता है कि जिन मुद्दों को बाबा रामदेव ने उठाया, क्या खुद बीजेपी उन्हें नहीं उठा सकती थी? दरअसल के पीछे की सियासत कुछ और है। मुझे स्वामी जी, आपने जो ये बहुत ही गहन चिंतन मनन करने के बाद जो यह फैसला किया है, वह देश के हित में है। मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तालकटोरा स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में एक बात खास रही। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने उन्हें देश के लिए घातक भी बताया था।
मोदी खुद इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया। उसको कहते हैं कि मोदी विध्वंसक है, खतरनाक है, घातक है। हाँ, कांग्रेस के लिए बड़ा घातक है, महाविनाशकारी है, उनके लिए मानव महाकाल बनकर के आया। टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने की बात साधारण नहीं है। दरअसल केजरीवाल ने रियायत और छूट को सफल राजनीतिक हथियार बनाया। ऐसे में टैक्स खत्म करने के बड़े मुद्दे को बाबा रामदेव के जरिए सामने लाकर बीजेपी जनता का मिजाज भांपना चाहती है। अगर मुद्दा चल गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं चला तो यू टर्न का रास्ता तो खुला ही है। मोदी और रामदेव के बाद अब बात आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र मंगवाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला हुआ कि पार्टी हरियाणा की लोकसभा की सभी 10 और विधानसभा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ चुकी आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 10 जनवरी से देश भर में अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस अभियान का नाम होगा मैं भी आम आदमी। यानी आम आदमी के जिस नारे के साथ पार्टी ने दिल्ली में कामयाबी हासिल की, उसी को आधार बनाकर लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाना चाह रही है। आगामी 10 तारीख से, आज 5 तारीख हो गई है, 10 तारीख से पार्टी एक देशव्यापी अभियान चलाएगी। ये अभियान होगा मैं भी आम आदमी, जिसमें हम देश भर के नागरिकों से आह्वान करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। इस अभियान के तहत पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाने वाली है, जिसके लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारा 10 रुपए का देने का तरीका था कि आप पार्टी के मेंबर बनते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है। उसकी अकाउंटिंग, उसका मैकेनिज्म एक बड़ी समस्या बन रही थी। रसीद बहियां खत्म हो रही थी देश के इलाकों में, लोग कह रहे थे कि हम कैसे करेंगे। तो पार्टी ने इस अभियान के दौरान उसको भी सस्पेंड कर दिया है, यानी कि कोई फीस नहीं ली जाएगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए पार्टी ने आवेदन भी मंगवाए हैं, जिसकी आखिरी तारीख 15 जनवरी रखी गई है। पिछले महीने तीसरे हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशन इनवाइट करने शुरू कर दिए थे। 15 जनवरी तक जो एप्लीकेशन आएंगे, और अभी हमारे तो देश में कोने कोने से एप्लीकेशन आने शुरू हो गए हैं, 15 जनवरी तक जो भी एप्लीकेशन आएंगे उन सबको कंसिडर किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने तय किया है कि मार्च में वो अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। इसके साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा में पार्टी लोकसभा की सभी 10 सीट और विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उनके हर भाषण, उनके हर बयान में भ्रष्टाचार मिटाने का जिक्र होता था। हालांकि अब भी केजरीवाल अपनी बातों पर डटे हुए हैं, लेकिन अब कॉमनवेल्थ घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने की बात पर वो कह रहे हैं कि पहले सबूत लेकर आओ। लेकिन केजरीवाल ये भूल गए कि 2 साल पहले वो खुद 370 पन्नों के सबूत पुलिस के पास जमा करा चुके हैं। क्या भ्रष्टाचार पर आप नरम पड़ गई है? अब केजरीवाल घोटालों का सबूत क्यों मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले जिस तरह के दावे करते आ रहे थे, अब वो बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि केजरीवाल अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में टिके हुए हैं। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने करप्शन के खिलाफ काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब उनके बयानों में वो पहले वाली धार नहीं दिख रही जो दिल्ली के चुनाव और मुख्यमंत्री बनने से पहले नजर आती थी।
ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटालों पर 370 पन्नों का सबूत पुलिस को देकर आए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी कार्रवाई के सवाल पर सबूत मांग रहे हैं। सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। आपने 3 दिन पहले मेरे से पूछा था, भाई डॉक्टर हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं कि आप लोग शीला जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, यही प्रश्न था। तो मेरा जवाब था, भाई हर्षवर्धन जी सबूत दे दें, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल का ये भाषण स्वामी रामदेव के मंच पर हुआ था, जिसमें केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस के पास कॉमनवेल्थ घोटालों में 370 पन्नों का सबूत पुलिस को सौंपा है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सबूत लाइए। यही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल अब ये भी कह रहे हैं कि सरकार को बने हुए अभी सिर्फ 6-7 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। कि भी हमारे को 8 दिन हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो, और चाहे हमारा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का या हमारे सरकार में कोई करे, किसी भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, जब तक हम बैकएंड को अपना स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। हालांकि केजरीवाल अभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। बतौर मुख्यमंत्री वो इसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सरकारी सिस्टम इसके लिए था वो उनके आड़े आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में किस तरह की मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ रही हैं, इसकी जानकारी भी केजरीवाल ने दी। एंटी करप्शन जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के ऑफिस के अंदर में आता है, उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसको बिल्कुल खत्म किया हुआ था इन लोगों ने। जो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट था, वो कोई भी वो उठाता था केस, उसको दबा दिया जाता था। इसको पूरे को ओवरऑल करने की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ऑफिसर्स की जरूरत है। अब ऑफिसर्स ढूंढने में भी बड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एंटी करप्शन में ईमानदार ऑफिसर्स को लाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग समस्या बन के बैठ जाए। वैसे केजरीवाल की ये बात ठीक लगती है कि सरकार को बने सिर्फ 6-7 दिन ही हुए हैं। सिस्टम को भी इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए थोड़ा और वक्त देना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या उनके बयानों से शीला दीक्षित या फिर जिन पर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों का आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सवाल पर उनका रुख नरम तो नहीं पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो अपने उम्मीदवार को लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतारेगी। यही वजह है कि अभी से ही पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दी है, क्योंकि पार्टी को विश्वास है कि जिन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतर रही है उससे जन समर्थन उनको भारी मिल रहा है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में नाइकी का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है, इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद,
मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा गुप्ता ने आप विधायक राजेश गर्ग पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। शोभा ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है और अब वो अपने साथ हुई बदसलूकी पर कार्रवाई चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। यह है दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा विजेंद्र गुप्ता, जो बीजेपी से पार्षद भी हैं और लंबे समय से अपनी NGO संपूर्णा चला रही हैं। इनका आरोप है कि रोहिणी से हाल ही में चुनाव जीतकर आए आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने इनके साथ बदसलूकी की। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर कोई कंप्लेंट शोभा विजेंद्र से थी, कोई कंप्लेंट संपूर्णा से थी, तो आप राइट फोरम पे जाके लड़िए, लेकिन 200 लोगों को लाकर महिलाओं का घेराव करना, एक रिप्रेजेंटेटिव का घेराव करना, ये आप बताइए लोकतंत्र का कौन सा तरीका है? पूरा विवाद प्रशांत विहार के एक कम्युनिटी सेंटर को लेकर हुआ। आपके विधायक राजेश गर्ग का आरोप है कि इस कम्युनिटी सेंटर पर 13 सालों से शोभा विजेंद्र गुप्ता के NGO का कब्जा है। क्योंकि इसमें NGO का दफ्तर है, लिहाजा इस कम्युनिटी सेंटर को कभी भी इलाके के जरूरतमंद लोगों को आवंटित ही नहीं किया जाता। शनिवार को आप पार्टी को एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए इस कम्युनिटी सेंटर में जगह मिली थी, लेकिन उन्हें वहां कार्यक्रम करने नहीं दिया गया। अभी तक आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों पर ही गुंडागर्दी करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायक पर इस तरह के आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं शोभा विजेंद्र गुप्ता ने। उनका कहना है कि न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी NGO के महिला कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई। लेकिन इन सभी आरोपों पर आम आदमी पार्टी के विधायक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो पुलिस साथ थी, तो पुलिस बताएगी कुछ बदतमीजी हुई या नहीं हुई है। इलीगल वे में सारा कब्जा किया हुआ है। उनको MCD ने ये जगह दी थी ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और जो भी कलेक्शन होगी वो बैंक में जमा होनी चाहिए थी। लेकिन जिसका पति MCD का मालिक रहा हो, आज वो खुद निगम पार्षद है, रोहिणी की जनता से विश्वासघात कर रही है पिछले 13 साल से। वहीं शोभा का कहना है कि उनकी NGO संपूर्णा के सामाजिक कार्यों को करने के लिए इस कम्युनिटी सेंटर में जगह दी गई है और इसके जरूरी कागजात उनके पास हैं। वहीं आपके विधायक राजेश गर्ग का आरोप है कि शोभा विजेंद्र गुप्ता ने अपने पति विजेंद्र गुप्ता के रसूख की वजह से पिछले कई सालों से कम्युनिटी सेंटर को कब्जा रखा है। फिलहाल इस विवाद की शिकायत पुलिस को की जा चुकी है और अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसके आरोपों में कितना दम है। कैमरा पर्सन SK के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री राखी बिरला की कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने आज हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी कार के शीशे टूट गए। दिल्ली के मंगोलपुरी में यह हमला किया गया। हालांकि राखी बिरला को इस हमले में कोई चोट नहीं आई है। ये तस्वीरें उस गाड़ी की हैं जिसका शीशा तोड़ा गया। आपको बता दें कि राखी बिरला इस कार में थी, आपके विधायक हैं, और कुछ लोगों ने घेर कर उन पर हमला किया। कार का शीशा टूट गया। हालांकि गनीमत यह रही कि राखी बिरला को कोई चोट नहीं आई। मंगोलपुर इलाके की घटना है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। यहां वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।
मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुस्लिम नेताओं के खिलाफ यूपी सरकार मामले वापस लेने जा रही है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के डीएम को चिट्ठी भी भेज दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में हालात खराब होते वक्त कई मुस्लिम नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुस्लिम नेताओं के खिलाफ यूपी सरकार मामले वापस लेने जा रही है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के डीएम को चिट्ठी भेज दी है, जिसमें मुजफ्फरनगर में हालात खराब होते वक्त भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नेताओं से मामले वापस लिए जाने को लेकर उनकी राय मांगी गई। इस चिट्ठी के खुलासे के बाद से यूपी की सियासत में गर्मी आ गई है। यूपी सरकार के इस कदम पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इससे प्रदेश में अशांति फैलेगी। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की, और इसी नाते से आज वहां का दंगा रुक नहीं रहा है। दंगा कोई क्यों न सही, मजहब के आधार में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वो खास तौर से अल्पसंख्यकों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, तो बहुत संख्यक तो कई बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो जेलों में बंद है अभी। तो ये नीति गलत है, इससे अशांति पैदा हो गई। अखिलेश के इस कदम को उनकी सरकार के अल्पसंख्यक कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि जो भी निर्दोष जेल में बंद हैं, उनको छोड़ना सरकार की नीति है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या कोई और। मुजफ्फरनगर की घटना का सवाल है, वो बहुत दुखद घटना है। उसके लिए समाजवादी सरकार जितना भी हो सकता है, जो हमारे पास ताकत है, साधन है, वो वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दे रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। जो भी निर्दोष है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, गैर अल्पसंख्यक हो, सबके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो उनको वापस लेने की हमारी नीति रही है। सरकार की लगातार ये नीति है और मुख्यमंत्री जी ने इस ओर काम किया है। इस चुनावी निर्णय पर मुजफ्फरनगर राहत शिविर में हुई मौतों के बहाने समाजवादी पार्टी में रह चुके शाहिद सिद्दीकी ने सपा नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि सपा सुप्रीमो न मुसलमानों के सगे हैं और न ही हिंदुओं के। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हिंदू कार्ड भी खेल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड भी खेल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दोनों कार्ड खेल रहे हैं, और जो दो घोड़ों की सवारी करता है वो मुंह के बल गिरता है। और वही हाल मुलायम सिंह यादव का हो रहा है। वो कभी मुसलमानों को मनाने की कोशिश करते हैं और गलत काम करते हैं, कभी हिंदुओं को मनाने की कोशिश करते हैं, गलत काम करते हैं। वो कैंपों को उजाड़ रहे हैं, वो बुलडोजर चला रहे हैं। वो आज वो कर रहे हैं जो हमने बांग्लादेश के रिफ्यूजियों के साथ नहीं किया, वो देश के रिफ्यूजियों के साथ हो रहा है। शर्मनाक स्थिति है। इस शर्मनाक स्थिति में मुलायम सिंह को जनता सबक सिखाएगी, और मुजफ्फरनगर के लोग बहुत परेशान हैं। वो ये समझते हैं कि केस कुछ वापस ले लूंगा मैं मुसलमानों के, उसके बाद वो हिंदुओं के केस भी वापस ले लेंगे चुपके चुपके। तो ये करके वो नेताओं को तो पटा लेंगे, लेकिन जनता को नहीं पटा पाएंगे। कांग्रेसी नेता मीम अफजल ने मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी मुस्लिम नेताओं से केस वापस लेने को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मीम अफजल ने कहा है कि आरोपी चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि मामले में कोई चार्जशीट दाखिल हुए बिना शासन के प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। गौरतलब है कि 30 अगस्त को मुस्लिम बहुल इलाके खालापार में हुई पंचायत के मामले में बीएसपी सांसद कादिर राणा, बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा, जमील अहमद और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सईदुज्जमा सहित 16 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के प्रकरण में नगर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम किए गए थे। बाद में बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा, जमील अहमद, सांसद कादिर राणा समेत कई लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और उन्हें जमानत मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज शर्मा, लाइव इंडिया। बेंगलुरु में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी पीछे से एक शख्स ने उसके चेहरे पर कपड़ा ढककर उसे अगवा कर लिया। बच्ची जब घर पहुंची तब उसने इस घटना के बारे में घर वालों को बताया और फिर इस बारे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है।
See, I tell you, this particular area, the main road is in that area is a very, very congested road. It is basically in the periphery of Bangalore city. It is the outskirts of Bangalore city in a place called Begur. After that, there is a stretch which is not fully developed. There are some constructions going around in that area. We don't know how, right now we don't have any specific idea about how it happened, who was the person. So we are investigating the case. सबसे बड़ी बात यह कि कानून जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा, और चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, पुलिस हो, इनको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि मैं, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं यही कहूंगी कि राज्य सरकारें उतनी गंभीरता से इन सब केसेस को नहीं ले रही हैं। और मैंने जैसा सुना है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराए बाद केस दर्ज हुआ, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो लोग भी गए होंगे और उन्होंने केस दर्ज करने के लिए कहा होगा। मैं सोचती हूँ सरकार को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर इस पे काम करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बेहद जरूरत है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन अब वो वक्त हमारे देश के लिए आ चुका। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर आरोप है कि गुलबर्ग सोसाइटी मेमोरियल के नाम पर जो राशि जमा की गई थी उसका इन लोगों ने निजी इस्तेमाल किया। अहमदाबाद पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता है तीस्ता सीतलवाड़, जिन पर धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ है। तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर आरोप लगा है कि गुलबर्ग सोसाइटी मेमोरियल के नाम पर जो राशि जमा की गई थी उसका इन लोगों ने निजी इस्तेमाल किया। इसी के साथ ही मेट्रो इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार।